हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग 2023 मैट्रिक बोर्ड के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई सवाल करेंगे। इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में। पहले उन्हें डाउनलोड कर ले, फिर आंसर मिलाएं साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 50-50 का 2 वीडियो मिलेगा, इसमें 50 सवाल रहेगा, फिर अगले वीडियो में 50 सवाल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल ये कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण है। सवाल क्या कर रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। अब वायु जो है विरल माध्यम होता है और जल कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। तो बोल रहा है कि वायु से कहाँ जा रही है, जल में। तो इसका मतलब विरल से सघन जा रहा है। जब विरल से सघन जाएगा तो अविलंब की ओर झुकेगा कि अविलंब से दूर होगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। अविलंब से अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर झुकेगी। तो एक का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कर रहा है। दूसरा सवाल ये है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा फ्यूज तार के लिए जिसमें जो तार जो होता है उसका प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोध अधिक होती है, लेकिन गलनांक क्या होती है, कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दो का हो जाएगा सी। दो का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है। तीसरा नंबर सवाल ये है, ये तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। Na2SO4 प्लस BaCl2, तीर का साइन है, BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखने से स्पष्ट लग रहा है कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, थ्री का क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी, थ्री का बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चौथा नंबर सवाल चलते हैं। चौथा नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होनी चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होनी चाहिए। तो याद रखिएगा अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 5.6 से कम होना चाहिए। तो 4 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 5 नंबर सवाल में देखिएगा, 5 नंबर सवाल कह रहा है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। तो 5 नंबर हो गया। अब हम 6 नंबर सवाल पर चलते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन होते हैं। आप सुने होंगे लाल चींटी में जो है ना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में तो कोई फॉर्मिक अम्ल है नहीं, तो फिर किसको टिक मारेंगे। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मिक अम्ल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसका आईपेक नेम होता है क्या चीज़, फॉर्मिक अम्ल का मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक ना, मिथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल। सॉरी, एक सेकेंड। फॉर्मिक अम्ल का ही आईपी का नाम क्या हो जाता है, मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए तो 6 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, 6 का ए। अब हम 7 नंबर सवाल चलते हैं। 7 नंबर में क्या करा है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। तो याद रखिएगा त्रिआबंध होते हैं, त्रिआबंध होते हैं। नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, त्रिआबंध होते हैं। अब हम चलते हैं 8 नंबर सवाल पर। 8 नंबर कहाँ है, 8 नंबर फिर से ऊपर चलते हैं, फिर से ऊपर चलते हैं। 8 नंबर हाँ, 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है सो देखिए। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, समान आणविक सूत्र होना चाहिए लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक होना चाहिए। तो याद रखिएगा उसको हम ए, ऑप्शन ए, संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। ठीक है, तो 8 का ए हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकूर का क्या कार्य है। छोटी आंत में जो पाने वाले जो रसाकूर है, रंसाकूर, ये शुद्ध हिंदी है रंसाकूर, उसका क्या काम है। तो याद रखिएगा रंसाकूर का काम है अवशोषण करना। ठीक है, तो 9 का सी हो जाएगा, 9 का सी, 9 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, अवशोषण करना। 10 नंबर सवाल पर चलते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ है। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ है। लेटेक्स, ऑप्शन ए है टेनिन, और बी में रेजिन, सी में लेटेक्स और डी में स्टार्च। क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ए भी होगा इसका आंसर, बी भी होगा और सी भी होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। इसका मतलब क्वेश्चन ही
क्वेश्चन ही उल्टा कर देते हैं। इसमें ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए नहीं है, नहीं है ना। तो इसमें कौन होगा, इसमें कौन होगा, तो इसमें कौन हो जाएगा, स्टार्च, स्टार्च हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। सवाल देख लीजिएगा एक बार, यहाँ सवाल पूछ रहा है कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन हम यहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि कौन उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, स्टार्च नहीं है। ठीक है, नहीं तो ए बी सी तीनों है, स्टार्च नहीं है, तो क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। 10 नंबर हो गया। अब हम चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या कर रहा है, मानव में निषेचन की क्रिया होती कहाँ होती है, मानव में निषेचन क्रिया कहाँ होती है, तो याद रखिएगा मानव में निषेचन क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। मानव में निषेचन क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका में। तो 11 का क्या हो जाएगा, डी। अब हम चलते हैं 12 का। 12 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है 12 नंबर में, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तंतु मतलब फिलामेंट जिसको बोलते हैं, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है। 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 12 का सी। चलिए अब हम चलते हैं 13 नंबर सवाल पर। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होगा यहाँ पर, तो याद रखिएगा मैदानी पारिस्थितिक में तृतीय उपभोक्ता इसमें हो जाएगा, ए है हरा पौधा, बी है मेढक, सी है ग्रासहॉपर, डी है सर्प, तो सांप हो जाएगा। ठीक है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होगा, सर्प हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए हरा पौधा को कौन खाता है, ग्रासहॉपर, और ग्रासहॉपर को कौन खाता है, मेढक, और मेढक को सबसे कौन खाता है, सांप, तो सांप ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल पर क्या कर रहा है, ये तो बहुत आसान सवाल है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। 15 नंबर सवाल चलते हैं। 15 नंबर में क्या करा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। 15 नंबर में सवाल कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। किस क्रम में जोड़ेंगे हम, श्रेणी क्रम में। तो 15 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी, सॉरी। अब 16 नंबर में सवाल चलते हैं। 16 नंबर में क्या करा है, गंधक जिसको हम सल्फर कहते हैं, तो गंधक या सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन में अगर 100 सवाल पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में, तो 2 गो ऐसा सवाल रहेगा परमाणु संख्या पूछने वाला। तो गंधक या सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, 16 होती है। 16 नंबर सवाल का 16 ही आंसर, मैंने ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है ऐसे, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। 17 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। तो एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, तो एल्काइन का फार्मूला होता है H2N होता है, और -2 होता है, यही ना होता है। तो यहाँ देखिए 2 रखिए, था 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, तो C2H2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C2H2। देखिए तो C2H2 कहाँ है, कहीं पर है C2H2 देखिए, हाँ है, यहाँ एक जगह पर है, C। 17 का क्या हो जाएगा, C। तो एल्काइन होगा C2H2, ऑप्शन सी 17 का सी हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम 18 नंबर सवाल देखिए, नीचे में 18 नंबर सवाल क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इथेनॉल, या इनमें सभी। याद रखिएगा इथेनॉल का इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल पर चलते हैं। 19 नंबर देखिए क्या कर रहा है, शायद ये हमारा तीसरा पृष्ठ पर चलेंगे। चलिए अगला चलते हैं। हाँ देखिए सबसे ऊपर में 19 नंबर सवाल लिखा हुआ है, सॉरी 1 मिनट, जूम कर लेते हैं इसको। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा नहीं होता है, माने द्विविखंडन के द्वारा उसमें अलैंगिक जनन नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है, तो यहाँ ईस्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन, ईस्ट में द्विविखंडन नहीं होता है। तो पूछ रहा द्विविखंडन द्वारा नहीं होता, तो ईस्ट में द्विविखंडन द्वारा नहीं होता है, ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। अब चलते हैं 20 नंबर सवाल पर। 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि कौन अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड किसको बोलते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। इसमें अधातु का ऑक्साइड कौन है, ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार का अधातु ऑक्साइड है, और जो कि अम्लीय ऑक्साइड है। तो 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलते हैं 21 नंबर सवाल पर। 21 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 21 नंबर सवाल कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, किस रस में पाया जाता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम।
ट्रिप्सिन, एमाइलेस, लाइपेस, ये तीनों एंजाइम जानते हैं किस में पाया जाता है? अग्नाशय रस में पाया जाता है। तो 21 का क्या हो जाएगा? बी, अग्नाशय रस में पाया जाता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। चलिए 21 का हो जाएगा। अब आइए 22 नंबर सवाल पर। 22 नंबर सवाल देखिए, छोटा सा सवाल देखिए कहाँ है यहाँ। निम्नलिखित में कौन फूल निम्न में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? नर प्रजनन अंग किसको बोलते हैं? पुमंग, दलपत्र, पुष्पासन, यानी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर कौन सा है? नर प्रजनन अंग है। अब चलते हैं 23 नंबर सवाल पर। 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 23 नंबर सवाल कह रहा है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। कहाँ पर अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है? तो याद रखिएगा पश्चिम मस्तिष्क में होता है, पश्चिम मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी। तो इसका क्या हो जाएगा? डी। सॉरी, तो इसका डी हो जाएगा। चलिए अब हम 24 नंबर सवाल पर चलते हैं। कुछ नहीं दिख रहा होगा, सॉरी इसके लिए, जूम करते हैं तो फटने लगता है, फिर भी कोशिश कीजिएगा। 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उसको डाउनलोड करके तब आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, और कुछ सवाल इसमें 1-2 गलती है, उसको सही कर लीजिएगा वीडियो देखकर। चलिए अब हम चलते हैं 25 नंबर सवाल पर। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें कौन होगा? तो याद रखिएगा सक्रियता श्रेणी के हिसाब से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा? तो हो जाएगा इसमें कौन? कॉपर हो जाएगा, कॉपर, ऑप्शन ए। कौन सबसे अधिक होगा? तो कॉपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 26 नंबर देखिए, तो कह रहा है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। कौन होते हैं? साबुन होते हैं, कि अपमार्जक होते हैं, कि प्लास्टिक होते हैं, कि रबर होते हैं? याद रखिएगा साबुन होते हैं। 26 का ए, 26 का ए हो जाएगा, साबुन होते हैं। अब 27 नंबर सवाल करते हैं। 27 नंबर क्या कर रहा है? CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO किसका होता है? सबको पता है, एल्डिहाइड का होता है। ठीक है, एल्डिहाइड का। 27 का ए हो जाएगा। चलिए अब हम 28 का चलते हैं। कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? कौन है इसमें? कार्बन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, नहीं पोटेशियम नहीं, फास्फोरस है। क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम हो जाएगा ए, सी, सॉरी सी। 28 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब हम चलते हैं 29 नंबर सवाल पर। क्या कर रहा है? लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग, इसको शॉर्टकट में STD बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन होगा? ऑप्शन ए सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें सभी। याद रखिएगा सभी होगा इसमें। सिफिलिस भी होता है, एड्स भी होता है, गोनोरिया भी होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए 30 नंबर सवाल पर चलते हैं। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? सुने होंगे आप सवाल कि कौन सा वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग हेतु किस पौधे को चुना था? मटर के पौधे को। कौन सा वैज्ञानिक? तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल शॉर्टकट में लिखा हुआ है, पूरा नाम इसका ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। तो 30 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, मेंडल। चलिए अब हम 31 नंबर सवाल पर चलते हैं। क्या कर रहा है? एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 1 मीटर होगी ना, 1 मीटर होगी। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो 1 मीटर है ही नहीं, यहाँ तो सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर। तो 100 वाला आंसर होगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस भी लगा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगला 32 नंबर सवाल पर। 32 नंबर, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा होगा? याद रखिएगा निकट की वस्तु नहीं देख रहा है, इसका मतलब दूरदृष्टि दोष होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। तो 32 का क्या हो जाएगा? ए। 32 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए अब 33 नंबर सवाल पर चलते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कर रहा है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? सबको पता होना चाहिए, उत्तल लेंस में होता है, उत्तल लेंस होता है। लेकिन ऑप्शन ए और बी नहीं है। तो चलते हैं हम अगले पृष्ठ पर, ऊपर चलते हैं। ऊपर किधर है, किधर है, किधर है? ये मिल गया। देखिए ऑप्शन सी है ना, 33 नंबर सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस होता है। तो हो गया 33। अब 34 पर चलते हैं। 34 देखिए क्या कर रहा है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन। 34 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 34 का डी, 34 का डी हो जाएगा। टिंडल प्रभाव कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को। ठीक है, 34 का क्या हो जाएगा? डी। अब चलते हैं 35 नंबर सवाल पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव में डायलिसिस थैली है,
कौन होगा इसमें? नेफ्रॉन होगा, न्यूरॉन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा मानव में डायलिसिस थैली जो होती है वो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन होगा। आगे चलिए हम 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 36 नंबर कह रहा है कि एड्रीनालिन हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से? एब्सेसिक अम्ल से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, या अधिविक ग्रंथि से? एक अधिविक ग्रंथि न, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। 36 नंबर सवाल देखिएगा, ऑप्शन डी है अधिविक ग्रंथि। हिंदी में लिख दी है अधिविरिक, लेकिन इसको हम बोलते क्या है इंग्लिश में? एड्रिनल ग्रंथि। तो यही है, एड्रिनल ग्रंथि से ही हम लोग एड्रिनल ग्रंथि से ही एड्रिनालिन हार्मोन स्रावित होता है, लेकिन यहाँ एड्रिनल ग्रंथि को हिंदी में लिखे हैं अधिविरिक ग्रंथि, तो देख लीजिएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 36 का डी हो जाएगा। चलिए आगे आगे चलना पड़ेगा हमको। देखिए 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 37 नंबर सवाल कह रहा है कि जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले एक सरल विधि क्या है? जनसंख्या नियंत्रण करना है, लेकिन पुरुष 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 माने इसका पुरुष का कौन सा इस्तेमाल करेंगे इनमें से? डायफॉर्म, कॉपर्टी, लूप या कंडोम? तो सबको पता होना चाहिए इस सवाल का आंसर कि भैया पुरुष जो है कंडोम का इस्तेमाल करता है। ये तीनों क्या है? ये महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल में किया जाने वाला है सब ना। तो 37 का क्या हो जाएगा? डी। बढ़ें आगे। 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है? देखिए 38 नंबर सवाल कह रहा है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? दोनों सेम काम करता है लेकिन उत्पत्ति अलग अलग है, तो कौन सा अंग कहलाएगा? असमजात अंग। लेकिन ऑप्शन में है ये नहीं ऑप्शन असमजात अंग, तो आपको पता होना चाहिए असमजात अंग का ही दूसरा नाम क्या है? समवर्ती अंग। ध्यान रखिएगा इस बात को, असमजात अंग का दूसरा नाम क्या है? समवर्ती अंग। तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चले आगे आगे चलते हैं। 39 नंबर सवाल क्या कर रहा है? इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? कितने हो जाएंगे इसमें? 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, बी, 7 7 7। देख लीजिएगा आप 7। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इथेन का अन्वेषण, इसमें कितने सहसंबंध? 7 होगा। आप संरचना सूत्र बनाइएगा ना, उसमें देखिएगा बॉन्ड कितना है, गिन के देखिएगा। 3 को इधर से मिलेगा, 3 को इधर से मिलेगा, बीच में एक और रहेगा, तो 3 3 6 1 7 हो जाएगा। तो 39 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। बढ़ें आगे, आइए चलते हैं आगे। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, कि मकड़ी से, जीवाणु के, चिंपैंजी से? याद रखिएगा चिंपैंजी। चिंपैंजी की तरह भी लग रहे हैं हम लोग कुछ न कुछ, तो चिंपैंजी की तरह हम लोग का दृष्टिकोण सबसे अधिक समानता है। तो 40 का क्या हो जाएगा? बी। 41 नंबर सवाल चलते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत है? नवीकरणीय कि अनवीकरणीय? ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है अनवी लिखा, 9 लिखा है, 9 देख लीजिएगा आप, ठीक ना। तो क्या होगा? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है, तो यहाँ बी हो जाएगा ऑप्शन। कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। बढ़ें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर सवाल क्या करा है सो देखिए, कौन अधातु है? सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, कार्बन? ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए कार्बन एक प्रकार का क्या है? अधातु है, याद रखिएगा कार्बन एक प्रकार का क्या है? अधातु है। 43 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 43 नंबर क्या कर रहा है कि एक विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसकी तरफ उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, इसका आंसर आएगा 25 वाट। P बराबर V² R लगाइएगा पहले फार्मूला, ये दोनों में, इस दोनों में P बराबर V² R लगाइएगा, तो वहाँ से आपको R निकल जाएगा। R आएगा आपको 484 ओम, ठीक ना। फिर R जब निकल जाएगा तो V दिया हुआ है, फिर और R भी दे दिया, V भी दे दिया, फिर निकालना है लास्ट में P बराबर V²R, तब आंसर निकलेगा तो 25 वाट आएगा। तो देख लीजिएगा 43 का क्या हो जाएगा? डी। हरे पौधे कहलाते हैं, 44 नंबर सवाल क्या कर रहा है? हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता के अपघटक? याद रखिएगा हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्या कर रहा है सो देखिए, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक परिवर्धन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, याद रखिएगा पत्तियों में होता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक परिवर्धन होता है? तब पत्तियों में होता है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब हम 46 नंबर सवाल करते हैं। 46 नंबर, रज्जोधर्म के कितने दिनों बाद अंडोत्सर्ग होता है? रज्जोधर्म के कितने दिनों बाद चलिए, तो रज्जोधर्म के कितने दिनों बाद अंडोत्सर्ग होता है? याद रखिएगा 12 से 14 दिनों के बाद अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है। तो रज्जोधर्म के कितने दिनों बाद अंडोत्सर्ग होता है? तो 12 से 14 दिन, इसी के बीच में इसी रेंज के बीच में होता है। 46 नंबर हो गया। 46 का क्या हो जाएगा? सी। अब आगे चलते हैं, अब हम 47 नंबर साल पर चलते हैं। फिर इस अगला करते हैं, सॉरी, देखते हैं 47 नंबर सवाल देखते हैं।
देखिए 47 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन या टूथपेस्ट प्रायः किस तरह का होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन या टूथपेस्ट किस तरह का होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि लवण युक्त होता है। तो याद रखिएगा क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। दांतों को साफ करने का जो पेस्ट होता है वो कैसा, उसका प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो 47 का क्या हो जाएगा, ए। बढ़ें आगे। अब 48 देखिए, 48 क्वेश्चन नंबर जो है ना 48, इसको देख लीजिएगा। ये थोड़ा सॉरी ये थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ, ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना -1 होना चाहिए, यहाँ पर -1 होना चाहिए, तब ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप। क्यों, क्योंकि दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही ना होता है। हाँ, यही होता है। देख लीजिएगा आप, तो उसी हिसाब से हम बैठा दिए हैं, देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो सबको पता होगा दर्पण सूत्र क्या होता है, तब थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसको देख लीजिएगा। पीडीएफ में भी थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप -1 रख दीजिएगा, ठीक ना। तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 48 नंबर सवाल का। बढ़ें आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं 49 नंबर सवाल पर। 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आप पढ़े होंगे विद्युत शक्ति को 3-4 फार्मूला पढ़े होंगे आप, ये पढ़े होंगे, ये भी पढ़े होंगे, ये भी पढ़े होंगे, लेकिन ये फार्मूला नहीं होता है, ये फार्मूला नहीं होता है, ये कोई फार्मूला ही नहीं है विद्युत शक्ति का। तो 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 49 का, क्योंकि ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो 49 का क्या हो गया, बी हो गया। आज का हमारा आखिरी सवाल 50 नंबर सवाल, देखिए क्या करा है 50 नंबर। अगला 50 हम 2-3 से 3 दिन के बाद हम डाल देंगे उसका आंसर, और साथ ही साथ पूरा वीडियो बना कर डाल देंगे, ठीक है। चलिए 50 नंबर सवाल क्या कर रहा है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। मोटर जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो याद रखिएगा मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को, हाँ याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। तो 50 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ठीक है, 50 का सवाल हो गया। अब इसे देखिए, इसका पीडीएफ हम फिर से बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।